वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी और डीजीपी अशोक कुमार सहित विभाग के विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग है और उनकी भागीदारी के बिना ये यात्रा संभव ही नहीं है। ऐसे में होटल वाले, गाड़ी वाले और दुकान वाले इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उन सबकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाए और चारधाम यात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आज राजभवन देहरादून के अंदर में एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर में चारधाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। चारधाम की यात्रा के लिए बारीकी से प्लानिंग की गई है। हर एक पहलू पर, चाहे वो ट्रैफिक, गाड़ी, रहने का, जहाँ किस प्रकार से कोई आपदा या कॉन्टीजेंसी के टाइम पर किया जाना चाहिए, फूड के बारे में, ट्रांसपोर्ट, जहाँ सहूलतें हैं उनके बारे में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो लोकल प्रोड्यूस हैं, उनको किस प्रकार से मार्केट किया जाए। इसके अलावा जितने भी होटल हैं, जो भी सेवाकर्मी हैं और जिस प्रकार जो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों को रुके हुए कामों को जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। विभाग के अधिकारियों द्वारा सिंचाई मंत्री के सामने एक जो सबसे बड़ी परेशानी रखी गई वह थी कर्मचारी की कमी। उन्होंने कहा कि हमारे कई सारे काम सिर्फ कर्मचारियों की कमी की वजह से रुके हुए हैं, जिसके बाद सिंचाई मंत्री ने जल्द उन सभी पदों को भरने की बात कही। और इसके बाद सह मंत्री ने कहा कि आप महिला मंगल दलों को भी अपने साथ जोड़िए, जिससे कामों में तेजी लाने पर आसानी हो। इसमें हमने जो खास करके जो हमारे खाली स्थान हैं सिंचाई और लघु सिंचाई के अंदर, उनको पदों को भरने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि महिला मंगल दल और युवक मंगल दल हैं, इनको भी आप इन्वॉल्व करिए जो है उत्तराखंड के विकास के अंदर। और इसके साथ साथ जो टेहरी बांध के विस्थापित हैं उनके लिए भी हम मुआवजे की राशि लाए हैं, तो वो भी बंटनी चाहिए। और टेहरी बांध में जो तार बाढ़ की समस्या थी, वहाँ पर जानवर फंस जाते थे और डूब जाते थे, तो उसके लिए भी हमने जो है कहा है कि उसका जो है निराकरण किया जाए और तार बाढ़ लगाई जाए। जो अच्छा अधिकारी काम करेगा तो निश्चित रूप में उसकी सीआर जो अच्छी लिखी जाएगी। जो बुरा काम करेगा, चिंता उस विषय की है, तो वो लिखा जाना चाहिए। और जो बुरा काम कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा काम हम करें, स्टेट को आगे बढ़ाएं, राज्य हित में निर्णय लें, ये बहुत आवश्यक है। बीजेपी की तमाम राज्य और केंद्र की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही है। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिनमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले भी पूरा लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम हरिद्वार के दौरे पर पीयूष गोयल पहुंचेंगे। यहाँ वो अधिकारियों से वार्ता करेंगी। 2 दिन का प्रवास और योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिले, इसको लेकर के बैठक भी लेंगे। कार्यकर्ताओं को निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही राज्यसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि एक पैनल बनाया जाए जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाए, जिससे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रत्याशी का आसानी से चयन हो सके। और आने वाले समय में हम इसको लेकर के बैठक करेंगे, एक पैनल बनाएंगे और फिर उस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य की एक सीट आगामी जून महीने में खाली हो रही है, जिस पर नए सदस्य का चुनाव होना है, जिसको लेकर के बीजेपी को अपना नया प्रत्याशी चुनना होगा। जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले सप्ताह तक प्रदेश संगठन की ओर से प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा। बता दें कि राज्य से 6 नाम भेजे जाएंगे, जिसमें से किसी एक पर राष्ट्रीय संगठन अपनी मोहर लगाएगा। तो पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें, वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर
उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन विजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि संगठनात्मक चुनाव के लिए पार्टी का सदस्यता अभियान लगभग पूरा हो चुका है। संगठनात्मक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने उत्तराखंड में संगठनात्मक चुनाव के लिए पूर्व में ही जेसी चंद्रशेखर सांसद को पीआरओ, मनोज भारद्वाज और जयशंकर पाठक को एपीआरओ नियुक्त कर दिया था और उन्हें संगठनात्मक चुनाव के लिए समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए, पूरे देश में पार्टी संगठन का चुनाव चल रहा है। उसी संदर्भ में अभी केंद्रीय प्राधिकरण ने डीआरओ की घोषणा की, जो समस्त जनपदों में जो इकाइयां हैं वहाँ चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। वो तो संभवतः 9 तारीख को इसलिए रखा गया है कि हमारे अध्यक्ष जी दौरे में हैं, करण महाराज जी, वो स्वयं यहाँ उपस्थित होंगे। सीएलपी के अध्यक्ष यशपाल आर्य जी होंगे, डिप्टी लीडर होंगे और अन्य बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। फिर उनको डीआरओ को जब डायरेक्शन दी जाएंगी, हमारे पीआरओ कर्नाटक के सांसद महोदय हैं वो आएंगे, एपीआरओ, तो ये जिलों में जाकर के फिर चुनाव संपन्न कराने के लिए 9 तारीख से विधिवत जनपदों में जाएंगे और चुनाव को संपन्न कराएंगे। आगामी नगर निकाय चुनाव और कांग्रेस के संगठन के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने जोईवाला में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कमर कस ली, तो वहीं कांग्रेस एक संगठनात्मक चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि बूथ स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ डोईवाला में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के स्वागत को लेकर के भी चर्चा की गई। देखिए, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज मेन जो मुद्दा था वो संगठन के चुनाव के लिए सभी को यहाँ पर बोला गया है। संगठन के चुनाव होने हैं, हर बूथ से लेके और प्रदेश संगठन तक यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले समय में डीआरओ, बीआरओ जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, सभी लोग उनके साथ मिलकर संगठन के चुनाव में भागीदारी करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये था कि हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनका स्वागत समारोह यहाँ पर करना है। तो वो भी आगे आने वाले टाइम पे डेट फाइनल कर ली जाएगी, उनसे पूछ के जो भी डेट देंगे उसके बाद एक प्रोग्राम है। बैठक की गई है जिसमें हमारी 30 तारीख लास्ट डेट है। जो हमारी मेंबरशिप बुकें हैं वो जमा होनी है, उन पर चर्चा की गई और आगे अब संगठन का चुनाव हो रहा है उसके ऊपर चर्चा की। और साथ ही अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका भी एक दौरा डोईवाला विधानसभा में लगना है, उसके ऊपर आज चर्चा की गई और जल्दी वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से लेने वाले हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चिंता जताई। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपसी गुटबाजी पर फोड़ा। कुंजवाल ने कहा, विधानसभा चुनाव में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से चुनाव मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं किया गया। कांग्रेस नेतृत्व में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया था, जबकि हरीश रावत की सीट बदलने का भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने काम करने का तरीका, सोच और नीति में बदलाव करेगी तो भविष्य में सत्ता पर फिर काबिज होगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ उपचुनाव में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात कही। वहीं कुंजवाल ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने का भी दावा किया है। चुनाव के लिए जो एक मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट हमारे नेतृत्व की तरफ से, प्रदेश के नेतृत्व कहें या ऊपर का कहें, तो उसकी तरह से देखने को नहीं मिल पाया। और हम लोग तो एक प्रकार से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो अकेले छोड़ दिए गए थे, अपने बलबूते पर लड़ रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सभी इकाइयां भंग, पार्टी संगठन और सभी प्रकोष्ठ इकाइयों को भंग करने का ऐलान आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने ट्वीट करके दी जानकारी। उत्तराखंड चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये फैसला लिया गया।
उत्तराखंड में चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार पार्टी संगठन और अन्य सभी प्रकोष्ठ की इकाइयां भंग कर दी है। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशानुसार उत्तराखंड के संगठन और प्रकोष्ठ की सभी इकाइयां भंग की जाती है। संगठन का पुनर्निर्माण होगा। काम की राजनीति को उत्तराखंड के घर घर तक लेकर के जाना होगा। आम आदमी पार्टी के हकों के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में बंदरों और लंगूरों से किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में बंदरों और लंगूरों की जनगणना की गई, जिसको लेकर के आज वन मुख्यालय में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपको बता दें कि यह जनगणना 31 वन विभाग की 1950 वन बीटों में की गई, जिसमें वन विभाग के 1780 वन कर्मियों को निगरानी के लिए रखा गया था। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान 1,10,481 बंदर और 37,735 लंगूरों की संख्या दर्ज की गई, जो कि 2015 की तुलना में 2021 में बंदरों की संख्या अधिक दर्ज की गई। वहीं लंगूरों की संख्या में आपको बता दें कि 2015 के मुकाबले 31.14% की कमी आई है। कुल मिलाकर के लंगूरों में 31.14% कमी आई और बंदरों में 24.55% की कमी आई है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था, और ये जनगणना जो है हम लोगों ने भारतीय वन्यजीव संस्थान है हमारा, इसके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से की है। और इसमें सबसे बड़ा था कि कुल मिलाकर 2015 से अब तक जो सरकार कोशिश कर रही है लगातार कि बंदरों की संख्या किस तरह कम हो, तो उसमें बंध्याकरण का काम किया गया, जिसमें कुल मिलाकर के अभी तक 42,761 बंदरों का बंध्याकरण इस राज्य में किया गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में अवैध निर्माण और पाखरों में टाइगर सफारी के लिए पेड़ों के अवैध कटान के बहुचर्चित प्रकरण में शासन ने कार्रवाई की। इस मामले में 2 IFS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें तत्कालीन मुख्य वन जीव प्रदीप पालक और वर्तमान में CEO कैंप की जिम्मेदारी देख रहे JS सुहाग और कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तत्कालीन DFO किशन चंद शामिल हैं। आपको बता दें कि CTR के निदेशक राहुल को वन विभाग के मुख्य के कार्यकाल से संबंध कर दिया गया है। वहीं इस मामले में वन विभाग सुबोध उनियाल ने कहा कि आने वाले समय में भी अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो अभी कॉर्बेट एरिया में, कॉर्बेट पार्क में जो कुछ अनियमितताएं थी और जिस पे सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने भी जिसको संज्ञान में लिया था, वो भी इस पर देख रही है। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य सरकार को मिले हैं, उसके आधार से इन लोगों की जो कमियां पाई गई उसके आधार पर निर्णय लिए गए। और भविष्य में भी अगर कोई इस तरह का इरेगुलरिटीज होंगी और या करप्शन के केसेज आएंगे तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डोईवाला कोतवाली निरीक्षक IPS चंद्रशेखर R गोडके ने आने वाले त्योहारों को लेकर के कोतवाली में आमजन के साथ बैठक की। बता दें कि 29 अप्रैल को रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, जिसके बाद 3 मई को ईद उल फितर का त्यौहार है। त्यौहार सही तरह से संपन्न कराया जाए, यह प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आमजन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने लोगों से त्यौहार को शांति कराने की अपील की। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि जो 3 तारीख को हमारा ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा और उसमें पुलिस के द्वारा हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि हम इसमें व्यवस्था बनाए रखेंगे। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि जो अपनी आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि जो इस त्यौहार को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं
और एक जो व्यवस्था जो बनाई जाएगी उसका पालन करें, और जो पुलिस के द्वारा हमें सहयोग दिया जाएगा उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने चंद्रशेखर IAS अधिकारी जी का कि इन्होंने हमें जो है संपूर्ण जो है विश्वास दिलाया है कि हम वहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था भंग होने नहीं देंगे। ये पवित्र पाक महीना रमज़ान का चल रहा है और प्रशासन गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद की बधाई के साथ साथ उसको सही रूप से निमट जाए, इसीलिए यहाँ पर बैठक बुलाई थी। मैं अपने जो IPS अधिकारी चंद्रशेखर जी है उनका धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये कहा गया कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, परंतु त्यौहार शांतिपूर्वक और हमेशा की तरह इस बार भी ईद को सुखी से मनाया जाए। ईद उल फित्र का समय है, 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। तो इसी संबंध में हमने आज यहाँ की जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इसमें निर्देशों के बजाय हमने एक अपेक्षा और एक सहयोग की अपेक्षा की है कि हमेशा की तरह जैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरह से डोईवाला क्षेत्र में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रीति से ये त्यौहार मनाया जाए। इसमें जो भी पुलिस की तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं और जनता से ये अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कोई भी समस्या है तो हमारे पास आए और शांतिपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाए। तो इसी बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी आज और यही संवाद उसमें हुआ है। वहीं यमुनोत्री के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शुक्रवार को यमुनोत्री पैदल मार्ग के साथ ही यमुनोत्री धाम में यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, यात्री विश्राम गृह, अन्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने को लेकर के जल संस्था, जिला पंचायत, पर्यटन आदि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मार्ग की स्थिति अच्छी है। एक वैकल्पिक मार्ग भी है जिसपे कुछ पेड़ इत्यादि गिरे हुए थे, वहाँ वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, उनके द्वारा भी कार्य शुरू कर दिया गया है और आज और कल में लगा के उस मार्ग को भी वो ठीक कर देंगे। मैंने खुद भी उस मार्ग पे चल के देखा है और जहाँ तक पीछे सड़क की बात है तो उस पर भी कार्य गतिमान है और उम्मीद है आज या कल में वो भी पूरा हो जाएगा और जो सुगमता हम अभी यथासंभव दे सकते हैं, पूरा प्रयास है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देकर पूरी व्यवस्थाओं को करवाया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन सभी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा सीजन को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम से धर्म नगरी हरिद्वार में अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें सड़क के किनारे और गंगा घाटों के किनारे अवैध झुग्गी झोपड़ी और दुकान नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन हटवाई और तोड़े गए सामान को नगर निगम ने जब्त कर लिया। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि कुंभ मेले के उपरांत बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको संयुक्त रूप से सभी टीमों के साथ हटाया गया और शहर में अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण है इसका चिन्हीकरण करके जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यात्रा आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हरि की पैड़ी पर मां गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोडी बेल वाला क्षेत्र में या हरि की पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे। तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में बिना मास्क के निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सुनिश्चित कराया जाए कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। भीड़ भाड़ वाली जगह, गंगा घाटों के साथ चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर नई गाइडलाइंस आने के बाद भी जांच की जाएगी। अभी यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उससे उनका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। आदेश जारी कर दिया गया है, आप लोगों को भी मिल जाएगा।
500 रुपये का ये जुर्माने का प्रावधान किया गया है और आज शाम से आदेश लागू होगा और शाम के बाद आप मुझे भी देखेंगे, मैं भी मास्क में ही आपको नज़र आऊँगा, बिना मास्क के नज़र नहीं आऊँगा। सर बॉर्डर से जो यात्री आते हैं क्या उनके लिए कुछ चेकिंग? देखिए ये निर्णय डिस्ट्रिक्ट जो हमारी स्टेट SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस लेवल पर अगर कोई निर्णय होता है तो उसके तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कि अभी तो जो गाइडलाइन अभी हम लोगों को जो लोकल स्तर पर निर्णय लिया है, अभी तो मास्क को अनिवार्य किया जा रहा है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सारे विषयों पर अगर कोई निर्णय लेती है कि हमको क्या भीड़ रिस्ट्रिक्ट करनी है या लोगों का ये देखना है कि आने से पहले उनका डबल वैक्सीनेशन है कि नहीं है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार ने थाना थौराली में ईद के त्यौहार को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। इसके साथ ही ईद पर सुरक्षा के चाक चौबंद रखने के भी निर्देश थौराली पुलिस को दिए गए। और इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।